इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आपसे इतने आदमी मर गए। या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। कई अहम मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर, सरकार के मंत्रियों पर उत्तर न देने के आरोप लगाए। ऐसे में सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सदन की कार्यवाही को लेकर, पहले दिन को लेकर चर्चा हम करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं पहले दिन क्या रहा खास। एक अध्यक्ष महोदय, एक मीडिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट दी है। मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत, डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को, डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता बुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। कितनी इस तरह के हालात हमारे प्रदेश के हैं कि मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टर्स को भी अपने साथ लेकर के नहीं चल पाते, मिनिस्टर को रुष्ट कर देते हैं, मिनिस्टर फिर फाइलें नहीं निकालते, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 14,864 से ज्यादा पोस्टें वैकेंट है, जबकि टोटल पोस्ट 25,000 है। मतलब 50% से भी ऊपर, 60% के करीब पोस्टें जो है वैकेंट है। अगर 60% पोस्ट वैकेंट होगी, गरीब आदमी का इलाज कहाँ होगा, किस हॉस्पिटल में जाएगा? एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हाँ, वो आपने कहा अंडर कंसिडरेशन है। नहीं, सीए के अंदर एक तरफ एडजर्नमेंट मोशन पिछले सत्र में भी आपने नहीं लिया, हमारा वो भी कन्वर्ट कर देते हो। वो ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, मेरी नई परंपरा नहीं है। ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, ये मैंने नई परंपरा नहीं डाली। आप ऐसा है, आप अपने कार्यकाल को क्यों भूल जाते हैं जब बात दिखाए हुए रास्ते पर चलो। ऐसा हुड्डा साहब, एडजर्नमेंट जो आपने परंपराएं डाली थी वो अच्छी है क्या बुरी है? नहीं, जो आपने परंपराएं डाली हैं वो अच्छी है क्या बुरी है? अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आपसे इतने आदमी मर गए, हम एडजर्नमेंट मोशन दिया, आप उसको क्वालिटेशन बदल रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको ये एडजर्नमेंट मोशन देखिए, एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करो। ये मेरा ये कहना है कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन, उसके ऊपर कई लोगों के आए हुए हैं, एडजर्नमेंट मोशन है। नहीं, तो उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अंदर एक बार सुन लीजिए, इतना गंभीर विषय है। नहीं, हम डिस्कशन करेंगे। मैंने कब कहा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, हम हाउस के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी डिस्कशन का एक प्रोसेस है। नहीं, डिस्कशन करेंगे इसका एडजर्नमेंट मोशन नहीं, बिल के ऊपर डिस्कशन करना, चर्चा करना, ये विधानसभा का काम है, वो हम करेंगे। नहीं, करो आप, एडजर्नमेंट मोशन है हमारा। अभी पहली तो फिगर ये है, मैं डिस्प्यूट करता हूं इस बात के लिए कि 2014 में 11,665 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। ये बिल्कुल गलत फिगर है। और उसके बाद 2014 तक 887 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आई, 2005 से रेगुलाइज हुई। हुड्डा साहब के समय में 800 कुछ। अब इस राज में आपने माना, वैसे कॉलोनीज तो बहुत है, हद से ज्यादा। हाईवे पे चले जाओ, जहां मार्केट बड़ी हैं, इनकी सड़कें हैं, जरा देख लेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पर लाइनें कहाँ लगी हुई हैं, कहाँ एरे डले हुए हैं, कहाँ डले हुए हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से। 3500 कॉलोनियों को ये अनऑथराइज कहते हैं, 5300 कहते हैं। एफआईआर सिर्फ 700 कुछ दायर होती है। आप समझ सकते हैं कि किस बात के लिए सरकार की प्रोटेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नेताओं की प्रोटेक्शन नहीं है। 31/12/14 तक प्रदेश में 11,665 अनधिकृत कॉलोनियां थी,
पहले तो हम ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि 11,665 जो आपके कार्यकाल में अनाधिकृत ढूंढी गई हैं, वो कौन सी थी, वो लिस्ट भी आपको देंगे। अगर हमारे समय में 5,352 लिखी हैं, वो लिस्ट भी देंगे। और इसमें से कौन कौन इन कॉलोनियों को काटने वाले हैं, जिनके नाम रजिस्ट्रियां हुई है, वो भी नाम आपको देंगे। और इसमें कहां क्या गड़बड़ हुई है, ये जानकारी भी आपको उसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे आज के दिन को लेकर। पहले सत्र के पहले दिन क्या कुछ खास रहा, उसे लेकर हम चर्चा करने वाले कुछ खास मेहमानों के साथ। वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, निवांत शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब आपसे। सत्र की कार्यवाही जैसे ही स्थगित हुई, कांग्रेस विधायकों ने प्रेस वार्ता की और एक बार फिर से कहा गया कि सरकार के पास, सरकार के मंत्रियों के पास किसी भी मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं था। देखिए ज्योति जी, ये कह देना कि सरकार के मंत्रियों के पास या सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, एक वही पैटर्न है, वही अंदाज है, वही शैली है जिस शैली में हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हरियाणा में, जो अपने आप को ही कांग्रेस मानते हैं, वो ये कह दिया करते हैं अक्सर कि जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास के नाम पे एक भी ईंट को नहीं लागी। जिस प्रदेश में कई दर्जन कॉलेज बन गए हों, हाईवेज बन गए हों, सड़कें बन गई हों, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बनी हों, वहां के बारे में, वहां की सरकार पर हमला करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को अनेक बार यह कहते हुए सुना गया कि एक भी ईंट को नहीं लागी। जैसे ये बात सफेद झूठ और राजनीतिक जुमला होती है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के विधायक यदि सदन में सरकार के उत्तरों को लेकर ये कहते हैं कि सरकार के पास उत्तर नहीं है, तो वैसी ही बात है ये लगभग। इनको सच्चाई मालूम है, लेकिन ये स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इनको सब साफ साफ दिखाई देता है, परंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो जागे हुए हैं, लेकिन सोने की नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, हरियाणा की वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार, मनोहर जी के नेतृत्व की सरकार, सदन के भीतर, सदन के बाहर प्रतिपक्ष की हर चुनौती को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करती है, हर सवाल का उत्तर देती है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन के भीतर भी हर बात का उत्तर देते हैं जब प्रतिपक्ष कोई सवाल उठाता है, और सदन के बाहर भी बहुत नियमित रूप से मीडिया के सामने आकर लगातार विपक्ष के उठाए सवालों के जवाब देते हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर जी संभवतः हैं जो नियमित अंतराल पर आकर ये बताते हैं मीडिया के माध्यम से, सदन की बात नहीं कर रहा, मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं कि हमने आज की तारीख तक ये काम कर दिया, हमारे ये एजेंडा, हमारे ये घोषणाएं हमने पूरी कर दी। तो जो उत्तरों का पिटारा लिए फिरते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि उनके पास उत्तर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इन्हें उत्तर नहीं चाहिए, इन्हें तो, इनकी निगाह तो केवल और केवल हरियाणा की सत्ता पर है, और सत्ता सेवा के लिए नहीं चाहते। लुटेरे रहे हैं, स्थापित लुटेरे रहे हैं हरियाणा के। ये लूट का लाइसेंस सत्ता के रूप में 2024 में पाना चाहते हैं, वो इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि अब हम हरियाणा को किसी को लूटने नहीं देंगे। हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे, और लूट की मंशा रखने वालों को सत्ता से, सरकार से कहीं दूर किनारे पर बिठाकर रखेंगे। ये यूं ही प्रतिपक्ष में रहेंगे, प्रतिपक्ष के रूप में भी नाकामयाब होंगे। सदन के बाहर आकर के इस तरह की गुमराह करने वाली, निराधार, तथ्य रहित बातें आज जैसे कर रहे हैं आगे भी करेंगे। ज्योति जी देखते जाइएगा, इनका तमाशा यूं ही चलेगा, ये सुधरने वाले नहीं हैं। जी सुरेश जी, गीता मुकुल काफी गुस्से में आज नजर आई।
उनके एक शब्द को तो विधानसभा की कार्यवाही से हटाया भी गया। क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्योंकि डिप्टी सीएम तो अपनी बात कह चुके हैं? देखिए, मेरे बीजेपी के साथी जो अभी प्रवचन दे रहे थे, पहले मैं उनको अपडेट करना चाहूंगा। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अभी चौहान साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं है, वो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं। ये पहली बात मैं चौहान साहब को कहना चाहता हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही, लुटेरा शब्द का इस्तेमाल किया। ये हरियाणा की जनता जानती है कि लुटेरा कौन है और सेवक कौन है। और तीसरी बात इन्होंने बोली कि 24 में वो सत्ता पे निगाह रख रहे हैं। हम प्रदेश की वासियों की 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति करते हैं। अगर हम इन लुटेरों को, मेरी भाषा ये नहीं थी, लेकिन मेरे साथी ने पहले ऐसी भाषा का यूज किया, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। मैं कहता हूँ इन लुटेरों को, मनोहर लाल खट्टर और इस दुष्यंत चौटाला की गठबंधन की सरकार को, हम कांग्रेस पार्टी ही प्रदेशवासियों को हटा के एक जन संवेदना का प्रचार जो है और जनता के अंदर ये संदेश देंगी कि ये जंगल राज अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैंने जो सवाल पूछा गीता बुक्कल वाला, जब वो डिप्टी सीएम से कह रही थी कि माफी मांगे अपनी बात को लेकर, उस पर कुछ कहेंगे आप? ज्योति जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने चौहान साहब से जो पूछा, उन्होंने उस बात पे कोई अमल नहीं फरमाया। आपने उनको सेशन के बारे में, विधानसभा सत्र के बारे में कोई क्वेश्चन किया था वो, लेकिन हमारे नेता विधायक दल के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मैं विषय पे आता हूँ, मेरी आदत सिलेबस से बाहर जाने की नहीं। मैंने उत्तर दिया रोड साहब। चौहान जी आप बीच में मत बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब काम रोको प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कांग्रेस पार्टी और नेता विधायक दल ने स्पीकर महोदय का ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने, स्पीकर साहब ने कालिंग अटेंशन मोशन के लिए इसमें कन्वर्ट क्यों किया? कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने तभी तो वहां से वॉकआउट किया। अगर सरकार ईमानदार है, गीता बुक्कल वाला आपने सुना नहीं था क्या? क्यों बच रहे हैं आप इस बात से? ठीक है, उस पर भी आएंगे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर भूकल और दुष्यंत वाली जो भी बहस हुई, उस पर अगर आपको कुछ भी नहीं कहना है तो बता दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ, आप बोलिए उसके विषय में आप क्या पूछना उसी को लेकर तो मैं बात कर रही हूँ। मुझे उस पर बहुत कुछ कहना होगा। मैं उसी को लेकर तो बात कर रही हूँ कि जो भी हुआ स्कूल का पूरा मामला, उसको लेकर दुष्यंत के गीता बुक्कल पर आरोप है, हालांकि जांच के लिए दे दिया गया कि पूरा मामला गीता बुक्कल उल्टा जो कुछ हुआ। मैं आपसे ये भी जान रही हूँ कि नहीं आपने कार्यवाही देखी थी क्या सुरेश जी? आज का तो सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप में ही रहा। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। आज मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री हैं। क्या गीता बुक्कल हमारी पूर्व मंत्री ने उनको कार्रवाई करने से रोका आरोपी प्रिंसिपल के ऊपर? ये गीता बुक्कल जी का जो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए रास्ता निकाला है, क्या हरियाणा प्रदेश के लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? क्या श्रीमती गीता बुक्कल इनका हाथ पकड़ती है या कार्रवाई करने के लिए जब कोई उन पर तो उल्टा आरोप लगाए दुष्यंत ने कि उनके घर पर की मीटिंग हुई और वहीं से समझौता हुआ। पंजिटा जी आपकी पार्टी, क्योंकि ज्योति जी आरोप तो ये नेहरू जी पे भी लगा देते हैं। गीता बुक्कल जी तो एक पूर्व मंत्री हैं। तो पंजिटा जी कैसे देख रहे हैं आज के पहले दिन की कार्यवाही को? प्रदेश के वासी कड़ी कार्रवाई। ठीक है, मैं आपसे 4-5 सवाल पूछ चुकी हूँ, अभी आप सुने। देखिए ज्योति जी, जो आज की कार्रवाई रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, वैसे तो बहुत से जो मुद्दे कॉलिंग अटेंशन के रूप में और तारांकित और अतारांकित जो प्रश्नों के रूप में हमने भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो सबमिट कराए थे। हमारे बहुत कम मुद्दे जो है उसमें से एडमिट हुए हैं। उसमें आज जो मुख्य रूप से जो जींद उचाणा वाला, जो डिस्ट्रिक्ट जींद उचाणा वाला जो प्रकरण रहा है, जो हमारी जो बच्चियों के साथ यौन शोषण उत्पीड़न का जो मुद्दा आज सदन में अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया, और साथ ही में बेरोजगारी के साथ साथ जो कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्त पद पड़े हैं उसका मुद्दा, और साथ में जो किसानों का जो मुआवजा
जो पिछले खरीफ फसल का जो मुआवजा था, जो बीमा कंपनियों के पास लंबित पड़ा है, उसका भी जो मुद्दा है अभय सिंह चौटाला जी ने वो भी उठाया। सबमिट तो हमने बहुत सारे किए थे मुद्दे, जिसमें स्कूलों के जो अध्यापक शिक्षकों की जो कमी है, लेकिन वो बात भी कह दी अभय सिंह चौटाला जी ने। बाकी नगर निगमों में जो प्रॉपर्टी आईडी वाला मुद्दा रहा, बेरोजगारी का भी, SYL का भी, खाद समय पे नहीं मिलती किसानों को वो मुद्दा, उसके बाद पुरानी पेंशन का मुद्दा था और जहरीली शराब का मुद्दा था। ये तो हमारे कॉलिंग अटेंशन थे। उसके अलावा हमारा किसानों के ऊपर कर्ज का मुद्दा था, जो सरकार ने अभी नहीं दिया है, और खनन वाला था वो भी नहीं दिया। ठीक है, ये स्कूल वाला जो जींद वाला है इसको उठाया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और हमारा मुद्दा जो एडमिट हुआ है, वो जितने बोर्ड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स में करप्शन के कितने केसेस है, उसका ब्यौरा हमने मांगा है सरकार से। और महिला जो कोच और खिलाड़ी के ऊपर जो यौन उत्पीड़न का जो मुद्दा है वो भी, और पीने के पानी की जो बहुत सी जगह जहाँ सैंपल फेल हो रहा है, उसके बाद पेपर लीक, रद्द और धांधली का मुद्दा भी उठाया। लेकिन मुख्य रूप से जो हमने मुद्दा आज ये उठाया, बेरोजगारी को देखते हुए हरियाणा में जो पढ़े लिखे हर साल लाखों बच्चे जो ऐड हो रहे हैं, बेरोजगारी की बहुत भयावह स्थिति है हरियाणा के अंदर, और CMI का आंकड़ा उसकी पुष्टि भी करता है, जो कि सरकारी 4,66,000 सरकारी जो पद हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं हरियाणा के अंदर, उसमें से 2,09,000 आज वेकेंट है। जिसके अंदर अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 42,014, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 28,884। उसके बाद अगर बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मैं अगर वैसे तो बहुत सारे जो उन्होंने डॉक्टर्स भी जो है वो स्पेशलिस्ट का जो कार्डर है उसकी मांग करते रहे हैं। पीछे वो हाल ही में पेन डाउन स्ट्राइक पे भी गए थे। और अगर PGI रोहतक की बात करूं तो 40% जो है वहाँ पोस्ट वेकेंट है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैंने आपको बता दी कि वो मुद्दा इसीलिए उठाया गया था क्योंकि अगर अमीर का बच्चा तो पढ़ लेगा, लेकिन अगर आप वहाँ शिक्षक और अध्यापकों की भर्ती नहीं करेंगे और वो वेकेंट रहेगी पोस्ट, तो गरीब का बच्चा वहाँ कैसे पढ़ेगा। वो बात भी बाखूबी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई। वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की हमने बताया जैसे 21,000 पद रिक्त पड़े हुए, इरिगेशन में 12,164, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 9,040 के आसपास। लेकिन ये सारी की सारा है सरकार के पास, और सरकार आज जोर डालती है 1 साल के अस्थायी रोजगार के ऊपर। सरकार ये 2,09,000 स्थायी पोस्ट कब भर्ती करेगी? ये कौशल रोजगार निगम से भर्तियां जो कि 1 साल का रोजगार है, टेम्परेरी रोजगार है, वो कोई परमानेंट वो नहीं देता जी। आज अगर अभी बात करें तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मीडिया के सामने आकर अपने काम का लेखा जोखा ब्यौरा, क्या ये भूल गए ओम प्रकाश चौटाला जी का टाइम जो मीडिया से बहुत ज्यादा मीडिया के को संबोधित करते थे, और उन्होंने तो एक उनका तो प्रोग्राम ही ये था, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए और बखान के लिए नहीं करते थे, वो सरकार आपके द्वार, उन्होंने एक बहुत सीरियस प्रोग्राम था जो कि पब्लिक में ओपन था। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होती थी, SP, DC, तहसीलदार सबको होना पड़ता था वहाँ पे, SDM, और वहीं पे समस्याएं सुनी जाती थी और उनका निपटारा और निवारण भी होता था वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही मतलब सफल प्रोग्राम था जिसको आज मैंने देखा है पंजाब के मुख्यमंत्री और भाजपा के भी कई नेता जो कोशिश तो करते हैं कि वो बताने की कि वो अपनी रथ यात्रा को एक सरकार आपके द्वार, मगर वो आप लोगों की समस्याओं को निवारण नहीं कर रहे, समस्याएं नहीं सुन रहे, केवल अपनी पॉलिसीज को आगे लेके आ रहे हैं। मैं एक और बात खत्म करना चाहूंगा, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया पिछली सरकारों में लुटेरा। तो हाँ, आप ये बताइए, जो आज प्रदेश का खजाना लूट के खाली कर गया और ऊपर से लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जदार बना गया, वो लुटेरा है जो युवाओं के सपनों का, किसानों का, जवानों को अग्निवीर मतलब बेरोजगारी उनके सपने लूटने वाला, आय दुगनी से किसानों के सपने लूटने वाला वो लुटेरा है। अभी डिबेट को आगे ले जाते हुए हाँ, एक हिसार वाला जरूर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो हिसार के अंदर
आप मुझे 5-10 सेकंड और दीजिए। हिसार के अंदर जो मुआवजा खरीफ फसल का जो बाकी है 147 करोड़ का, जिसमें एक किसान की धरने पे मौत भी हुई, जहां 20,000 किसानों ने 72 गांव के किसानों ने धरना भी दिया, पहले भी लघु सचिवालय का घेराव किया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा और जो ये कंपनी के जरिए किया है मुआवजा, वो किसानों का मुआवजा जो है वो सरकार दे। मुआवजा जब सरकार गलत बहुत कह रही विस्तार है से आपने बात कही। मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जी। जोड़ती हूँ। निवान जी, हालांकि आप लोग विधानसभा में नहीं हैं, लेकिन आपकी पार्टी कैसे देख रही? चूंकि विपक्ष तो कहते हैं कि मुद्दों की भरमार है, सरकार के पास उत्तर नहीं है। चौहान साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बात का, किसी सवाल का कोई जवाब, कोई उत्तर ना दिया गया हो मंत्री की ओर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था डेमोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सरकार को आके जनता को बताना है कि हमने कितना काम किया है, हमने जनता के लिए क्या क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं, और जनता के सवालों का जवाब भी देना है जो विपक्ष उठाता है। लेकिन आज की जो हमारी जो हमने ऑब्जर्व किया है आज के सेशन के, आज के दिन के उसमें, वो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सरकार बहुत जल्दी में दिखी है हमें, हर मुद्दे को जल्दी से फिनिश करके आगे बढ़ने में, जल्दी से हर चीज का निपटारा, मतलब कोई भी कॉन्क्रीट डिस्कशन जो है वो हमने किसी मुद्दे पर भी नहीं देखी। आप सुबह से देखिए, हम सुबह से उसको फॉलो कर रहे हैं। एक एम्स का जो मुद्दा आया, बहुत सीरियस मुद्दा है, 2015 से जो है वो एम्स नहीं बन पा रहा है, कहाँ कमी रह रही है, लेकिन उस पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एक मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये सेंटर का इशू है। मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि नहीं, सब औपचारिकताएं हो गई है, हम इसको जल्दी कंप्लीट करके जो है वो जल्दी से बस होने वाला है। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मतलब कोई कॉन्क्रीट डेटा सरकार नहीं दे पाई है कि ये डेट है, इस पे बनेगा या नहीं बनेगा। एक ये। दूसरा, आपने इम्पोर्टेंट मुद्दे का जिक्र किया जो हमारी बच्चों की सेफ्टी का मुद्दा था स्कूल का। देखिए, उसमें इन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, वो जांच एजेंसी का अपना काम करेंगी, करना भी चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो सामने आना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से 100 से ज्यादा बच्चियों को, राष्ट्रपति को, सीबीआई को, चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना पड़ा कि हमारे साथ ये हो रहा है। उसके बाद जब ये मीडिया में मामला आ गया, तब तक वो 100 बच्चियों का जो है वो शोषण कर चुके थे। क्या एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ये? तो क्या इस सरकार ने अपना काम ठीक से किया है जब जो दूसरे सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं? तो ओवरऑल हमें ये लगा कि हर चीज में जल्दबाजी, अनप्रिपेयर्डनेस, सरकार प्रिपेयर्ड होके नहीं आई थी, ये क्लियरली विजिबल था। सरकार के डिपार्टमेंट्स में इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये क्लियरली विजिबल था, इनके डेटाज को लेके और इनके रिस्पॉन्सेज को लेके। अगर किसी विधायक ने बोला कि मेरे यहाँ ये मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो पा रहा, तो उसका जवाब था कि 15 दिन दे दीजिए, महीना दे दीजिए, बस यहाँ है। उन्होंने पूछा फाइल कहाँ है, तो मंत्री को फाइल का नहीं पता था। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमें दिखा। और देखिए, जहां तक जनता की बात है, हम बदलाव यात्रा ग्राउंड पे कर रहे हैं। 7,000 यूनिट गांव प्लस वार्ड्स में हमारे वॉलंटियर्स और नेता घूम रहे हैं। हम जनता के सामने ये सत्र भी रख रहे हैं, सरकार का रिस्पांस भी रख रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आपके मुद्दे ठीक से उठाए गए हैं। जनता का ये कहना है कि सरकार जो डेटा बता रही है कि हमने इतना शानदार काम कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने कॉलेज खोल दिए, हमने अस्पताल खोल दिए, जनता कह रही भाई मेरे गांव में तो खुला नहीं। अब दूसरे हरियाणा में अगर खुल गया हो तो मैं कह नहीं सकता मेरे गांव में नहीं खुला। 7,000 गांवों से यही आंसर है। अब ये रिपोर्ट, पहले क्या होता था कि ये लोग ऐसे आंकड़े देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते थे, जनता को लगता था कि शायद हमारा गांव पीछे रह गया, मेरा नेता निकम्मा है शायद। लेकिन अब हम जनता को 7,000 गांव और वार्ड के रिपोर्ट कार्ड जब दे रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि एक भी गांव में वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं बना, एक भी गांव में अस्पताल नहीं बना, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे बच्चों को रोजगार मिल रहा हो, तो जनता कह रही है कि ये तो पूरे हरियाणा का ये हाल है। इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। हम सरकार के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं और सरकार ये सब इवेंट मैनेजमेंट और ये गुब्बारा बना के इस बार नहीं बच पाएगी। जनता सवाल पूछेगी, अवेयर है जनता। सुभाष जी, जिन मुद्दों को लेकर हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कौन कौन से संभावित मुद्दे हो सकते हैं, तो लगभग हम बेरोजगारी की बात करें, करप्शन को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया, शिक्षा, स्वास्थ्य की भी बात हुई, लेकिन शराब कांड को लेकर काम रोको प्रस्ताव पर कांग्रेस अड़ी रही कि काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा से क्यों सरकार भाग रही है, क्यों इसे स्वीकार नहीं किया जाता? देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर निर्णय लेना
विधायी संस्थाओं में या संसदीय परंपरा में अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। बिल्कुल। और वो उन विषयों के महत्व को समझते हुए या फिर उस संस्था में या विधानसभा में या फिर संसद में मौजूद जिस पार्टी के विधायक या सांसद ने नोटिस दिया है स्थगन प्रस्ताव का, उनकी संख्या बल को देखते हुए भी अध्यक्ष कई बार निर्धारित करते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है पूरी तरह से। और रही बात, क्योंकि वो लगातार विधानसभा अध्यक्ष जो आज दिखे, वो उन्होंने कांग्रेस को ही उनके पाले में ही गेंद डाल दिया, क्योंकि आपके जमाने में, आपके कार्यकाल में तब के विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से स्थगन प्रस्तावों को कॉलिंग अटेंशन मोशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो इस प्रकार की परंपरा रही है। और उन्होंने संख्या भी बताई वहां कि 6 बार ऐसा किया गया, स्थगन प्रस्ताव को चेंज, उसको कन्वर्ट किया गया कॉलिंग अटेंशन मोशन के रूप में। तो फिर उस परंपरा का निर्वहन करते उन्होंने हवाला किया। देखिए, विधायी संस्थाओं में अक्सर कई बार बहुत सारे ऐसे नियम और प्रावधान होते हैं जो कि उल्लेखित नहीं होते हैं किताबों में, या उसकी जो नियमावली है उसमें बहुत सारी चीजों का, परंपराओं का पालन किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है अपने कार्यकाल में, तो उनको इस बात का भान अवश्य होना चाहिए कि आगे ये परंपरा बन सकती है और हमारे ही गले की हड्डी बन सकती है या बात बन सकती है, इस तरह से। तो उस मामले में उन्होंने वो निर्णय लिया, बात सही है। हालांकि देखिए, प्रतिपक्ष के नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और उनका भी अपना अधिकार है स्थगन प्रस्ताव रखने का। देश में या प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है यमुनानगर को लेकर, उन्होंने ये बातें कही। बहरहाल उनको चर्चा में शामिल होने का, कॉलिंग अटेंशन के द्वारा अपनी बात रखने का उनको दिया गया है, उनको मौका मिलेगा, निश्चित रूप से अवसर है। लेकिन आज अगर आज की विधानसभा, आज की जो बैठक रही, उस बैठक का लबुलुआब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चित अगर बात की जाए तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की सांसद गीता भुक्कल के बीच में जो वाक युद्ध देखने को मिला। वास्तव में विधायी संस्थाओं में जो 0 आवर का समय होता है 1 घंटे का, या पहले लोकसभा में 1 घंटे का होता था, बाद में आधे घंटे कर दिया गया, अब यहाँ 1 घंटे का है। उस 1 घंटे में जो ज्वलंत मुद्दे विधायक उठाते उनको मौका मिलता है, वो बड़ा महत्व का होता है। और उसमें आज जिस तरह से खास करके जो बालिका बलात्कार को लेकर, उचाना वाले मुद्दे को लेकर जो बातें उठाई गई थी गीता भुक्कल के द्वारा सबसे पहले, और उन्होंने क्योंकि बाय नेम इस चीजों का वहां उल्लेख किया था, इसीलिए वहां मौजूद थे विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया क्योंकि उनके क्षेत्र का नाम लिया गया, उनका नाम लिया गया इसलिए। तो उन्होंने जितनी जो बातें कही हैं ये बेहद गंभीर है ज्योति जी। मैं ऐसा एक पत्रकार के रूप में मानता हूं कि उन्होंने जिस विधायक ने ये बातें उठाई और उनका रिस्पांस देते हुए जिस तरह से उन्होंने उस समय का उल्लेख किया, उन घटनाओं का उल्लेख किया, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं गलत ना हूं तो 2005 और 2011 में हुई इसी प्रिंसिपल के द्वारा इस प्रकार की एक करतूत को अंजाम देने की बात उन्होंने कही है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कई विभाग हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सदन में ये बातें कही। और उन्होंने उस पिछली घटनाओं की जो कारगुजारी हुई है, उस प्रिंसिपल को कथित तौर पर बचाने की जो कोशिश हुई, जो आरोप दुष्यंत चौटाला जी ने लगाए हैं, वास्तव में उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और इस मामले में गीता भुक्कल जी को भी बजाय ये कि वो माफी मांगे, उनको अगर वो साफ हैं, अगर उस वक्त उनके कार्यकाल में या उनके घर पर जिस तरह के आरोप लगाए गए तो वहां उनको बचाने की कोशिश की गई, उन पर एफआईआर नहीं हो, इस प्रकार की कोशिश की गई थी, तो अगर ये बचाने की कोशिश की गई थी, मैं अगर की बात कर रहा हूं, अगर कोशिश की गई थी, तो गीता भुक्कल जी को तो साफ गोई से ये स्वीकार करनी, बल्कि उनको सदन में ये बात कहनी चाहिए, आप इसकी जांच कराओ, आप कोई कमेटी बनाओ, गठित करो, या फिर अगर पुलिस ही जांच कर रही है तो उस पिछले वर्ष के जो इस प्रकार की घटना या कोई आरोप आया है तो उसको भी उस जांच के दायरे में लेना चाहिए, और उसको दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात आनी चाहिए, लेकिन उल्टे वो उनसे माफी की मांग कर रहे थे। बहरहाल मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज 3 प्रमुख विधेयक भी विधानसभा में पेश किए गए सरकार की ओर से, जिसमें से एक बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से संबंधित अमेंडमेंट बिल है, और दूसरा हरियाणा सेटलमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूज अमेंडमेंट बिल है, और तीसरा इस प्रदेश में 25 ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम और उस लिस्ट में आज जोड़ा गया है, जो विधेयक उसमें पेश किया गया है, संस्कारम यूनिवर्सिटी झज्जर।
जो कि जहां से गीता भोकल जी भी उसी जिले से आती हैं। तो हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज का मैं ऐसा मानता हूं कि जो उचाना वाला मामला जिस तरह से उठा और उसमें जी हाँ, और डिप्टी सीएम ने डिप्टी सिंह ने जिस तरह से बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उसका दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल, चौहान साहब इस पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं। 2 बार इन्होंने प्रयास किया कुछ कहने के लिए। ये देखिए, मामला तो बेहद संवेदनशील है चौहान साहब। डिप्टी सीएम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि गीता भोकल का कहना, चेतावनी दी गई थी और कहा भी गया कि माफी मांगे दुष्यंत। देखिए, उस बात बोलने जैसा था। सत्र का पहला दिन ऐसा भी था जहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत उन पर चरितार्थ हो रही है। वो सरकार पर सवाल उठा रहे थे, साबित ये हो रहा था कि गड़बड़ करने वाले तो वही लोग थे। इन पर ये मुहावरा भी आज लागू होता है कि गए थे नमाज कम कराने और रोजे बख्शवाकर आ गए। कल इन्होंने घोषणा की थी सरकार को घेरेंगे सदन में, और पहली कांग्रेस पार्टी, उसके विधायक, उसके पूर्व मंत्री, वो इतने संवेदनशील मामले पर चौहान साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही, आएंगे आपकी बात एक बार फिर से। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर। जी, मैं चौहान साहब की आवाज थोड़ी सी कट रही थी, लेकिन मैं इतना सुन पाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस घेरने की बात कर रही थी। कांग्रेस ने तो घेरा है, तभी तो आपने स्थगन प्रस्ताव को और काम रोको को कालिक मोशन में कन्वर्ट किया है। अगर आप दूध के धुले थे, अगर आपके पास कुछ कहने को था, जवाब देने को था, तो आप जो हमारे नेता विधायक दल ने प्रस्ताव काम रोको के ऊपर या स्थगित प्रस्ताव जो रखा, नहीं, उचाना वाले मामले पर कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। ज्योति जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। ऐसे ये बताइए कि 2014 से बाद में जो घटना हुई है, कि उसकी जिम्मेदारी ये 14 से पहले पर डालेंगे? आपको कौन रोक रहा? आपके पास पुलिस है, सब कुछ है। इतनी बच्चियों के साथ जो न्याय हुआ, स्पीकर महोदय के विशेषाधिकार के प्रयोग करने से क्या उन बच्चियों को न्याय मिल जाएगा? मेरा आपसे सीधा सवाल है हरियाणा न्यूज से। ज्योति जी, आपके साथ पहले भी डिबेट किया, आप अपने विवेक से बताइए। आप बीजेपी के साथियों से ये पूछिए, और एक पत्रकार महोदय भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह सुभाष जी बोल रहे थे कि स्पीकर पर विशेषाधिकार होता है। नहीं सुरेश जी, ये बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे इन्होंने। नहीं, बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग से अपनी बात कही। इसमें क्या गलत है? स्पीकर काम रोको प्रस्ताव को कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। इसमें हुड्डा साहब की सरकार का हवाला भी स्पीकर की ओर से दिया गया था। ज्योति जी, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अरे सुभाष जी, धैर्य से सुन रहा हूँ। नहीं, जल्दी में क्या? आपने पूछा तो मैंने बताया। आप वरिष्ठ पत्रकार के सुभाष जी, बड़े सम्मानित पत्रकार के, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? वही बात दोबारा बोल रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो सुभाष जी ने यहाँ पर बात कही कि स्पीकर साहब के पास विशेषाधिकार होता है अपनी शक्ति प्रयोग करने का। विधानसभा के स्पीकर के पास क्या शक्ति होती है? ज्योति सांगवान आज इस विषय में डिबेट नहीं कर रही है यहाँ पर। अगर इस विषय में डिबेट रख लो, इनसे ज्यादा हम बताएंगे स्पीकर के पास क्या ताकत होती है। अरे डिबेट हो रही है कि 100 बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, इस पर भी हो रही है। आज ये मुद्दा उठा है रोड साहब, आज ये मुद्दा उठा के हुड्डा साहब और स्पीकर आमने सामने थे कि काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं हो रही इस पर चर्चा। आज पहले दिन इस बात पर बहस हुई है। हम तो यही स्पीकर ने कहा कि परंपरा चली आ रही, क्यों नहीं विषय आज का? सुभाष जी को कुछ कहना काउंटर। सुभाष जी आप बोलिए जल्दी, चौहान साहब की आवाज अगर आती है तो उनके पास चलेंगे। रुकिए आप, सुरेश रोड जी आप। काम रोको को किसने कन्वर्ट किया कालिक मोशन में? स्पीकर साहब से आपने उनकी शक्तियों का प्रयोग करके रात उसका हवाला दे देंगे। स्पीकर कर सकते हैं? आप सुनिए अभी। अरे कर तो सकते हैं। क्या यह लोकतंत्र की एक सोच परंपरा है? क्या उन बच्चों को न्याय मिल जाएगा? क्या यमुनानगर में, अम्बाला में सुरेश जी आप रुकिए, मुझे म्यूट कराना होगा। सुभाष जी बोलेंगे अभी, बाकी सभी को म्यूट रखें अभी पीछे। सुरेश जी, मैं आप चीजों को समझने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं।
और ठीक है, आपने कोई ऐसे अनर्गल आरोप मुझ पर आपने लगाए, कोई बात नहीं है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं तकनीकी जो स्थिति बनी है, विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात स्पष्ट की है अपनी रूलिंग देने के समय कि 6 बार आपके कार्यकाल में भी काम रोको प्रस्ताव को कॉलिंग अटेंशन मोशन के रूप में कन्वर्ट किया गया है। क्या वह परंपरा, उन्होंने प्रति सवाल किया प्रतिपक्ष के नेता से, उसका जवाब वो नहीं दे पाए कि क्या तब वो गलतियां थी, आप स्वीकार करते हैं कि तब गलती बिल्कुल हुड्डा साहब की ओर से कहा गया कि अब आप अपनी परंपरा बना लें, अब इसमें बदलाव कर लें, कहा गया। हुड्डा साहब ने इस बात, लेकिन मैं प्रतिपक्ष के नेता के उस अधिकार को मैं इनकार नहीं कर रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की रूलिंग को नहीं माना और वो सदन से वॉकआउट कर गई, पूरी पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई, ये उनका अधिकार है। ठीक है, ये तमाम बातें बिल्कुल आपने कई पिछले उत्तर में भी। वीरेंद्र जी की आवाज अगर मिल रही है तो उचाना स्कूल को लेकर हम बात कर रहे थे, चौहान साहब। सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से प्रयास करें आप। रजत पंजेटा जी, देखिए ये क्योंकि मुद्दे कई थे, अभय चौटाला की ओर से भी मुद्दे उठाए गए, लेकिन उचाना का जो मामला है वाकई बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर मामला। गीता बुक्कल पर आरोप, डिप्टी सीएम पर पलटवार किया गया गीता बुक्कल की ओर से। आपकी पार्टी ने कैसे समझा और कैसे देखा इस मामले को? देखिए ज्योति जी, अगर हैरानगी की बात ये है कि अगर ये व्यक्ति कांग्रेस के समय में भी, जो कि 2 बार इंस्टेंस जो पहले बताए गए, फिर तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और ये इतना जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, मेरे संज्ञान में एक मामला ऐसा जरूर मुझे याद आता है जब 120 महिलाओं के साथ रेप और उनका वीडियो बनाया गया था। ये एक बाबा बालकनाथ का एक महंत था, बाबा अमरपुरी महंत, ये शायद फतेहाबाद की घटना है। ये 2018 का मामला है, 21 जुलाई का। और यहाँ 142 बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है। पॉस्को और अन्य गंभीर धाराओं के अगेंस्ट इसके ऊपर मामला तब दर्ज होना चाहिए था और इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इसकी हद इतनी बढ़ गई कि जो बेटियां हमारे घर की इज्जत होती हैं, उसको पहले कोई जो विद्या का मंदिर है और जहां भाजपा भी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जो एनसीआरबी का डेटा भी इसके साथ में और ऐड कर दूं, जो देश में नंबर 1 क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी के डेटा का जो आया है वो हरियाणा आया है। तो अगर इतना गंभीर ये मुद्दा है, स्कूल में एक विश्वास से हमारी बहनों को, बच्चियों को जो पढ़ने भेजा जाता है, और वहां पे अगर एक ऐसा दरिंदा है तो पहले से ही अगर उसको जेल में डाल दिया गया होता धाराओं की, पॉस्को और अन्य धाराओं के अगेंस्ट, तो उसकी आज ये नौबत ना आती कि ये एक और नया तीसरा मामला भी सामने आता। ये बहुत गंभीर विषय है और इसको हल्के में हमारी पार्टी कतई नहीं ले रही। और अभय सिंह चौटाला जी ने बीच में भी आउट ऑफ द टर्न खड़े होकर भी इस मुद्दे के बारे में विधानसभा स्पीकर को अवगत कराने का काम किया था। और इसके साथ साथ जब अभय सिंह चौटाला जी ने हेल्थ के बारे में बात करी, खास करके कि हेल्थ में 14,864 पोस्ट जो हमारी खाली पड़ी है, तो उसमें भी बहुत भयावह स्थिति है कि 13 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं है। 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पीडियाट्रिक्स जो है वो बच्चों के लिए जो होते हैं पेडियाट्रिशियन, वहां का स्पेशलिस्ट नहीं है। 8 ऐसी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं है। 7 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां स्किन का स्पेशलिस्ट नहीं है। तो बहुत से ऐसी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी बहुत कम है। पोस्टें मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी पोस्ट वहां पे वेकेंट है। तो हमारी बेरोजगारी का जो आलम है और ओवरऑल भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ है, एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहाँ बहुत से जो रिक्त पद है। और आप ये देखिए इस 2 लाख ज्योति जी, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मुझे अवसर दे दीजिए। 2,09,000 के अंदर
2,09,000 के अंदर अगर इन्होंने जो फिल भी किए हैं, जो 2,57,000, उसमें 90,000 तो केवल कौशल रोजगार के हैं। ठीक है, वो मिला के चलिए रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। चौहान साहब, 2 बार हम प्रयास कर चुके हैं, आपकी आवाज अगर मिलती है। उचाना स्कूल का मुद्दा तो है ही, साथ ही कामरों को प्रस्ताव लगाना चाह रही थी कांग्रेस जी। हाँ। शराब कांड को लेकर भी कहा जा रहा है कि आप लोग भाग रहे हैं चर्चा से, आप लोग जवाब नहीं देना चाहते। मैंने पहले कहा कि हम किसी चीज से भागते नहीं, हम सामना करते हैं, उत्तर देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल तक कांग्रेस जो ये कहती थी हम सदन में सरकार को घेरेंगे, उनके लिए सदन का पहला दिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा साबित हुआ। उनके लिए आज कई मुहावरे बोले जा सकते हैं एक सीरीज में। उनके लिए कहा जा सकता है कि वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली पोजीशन में फंस गए। उनके लिए यह भी कहा जा सकता है कि नमाज कम कराने निकले थे, रोजे बख्शवा कर आ गए। आप ये बताइए कि सरकार पर सवाल उठाने वाले जींद के उस विद्यालय के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में आज सदन में किस स्थिति में खड़े थे? आज उनसे यह पूछा गया हरियाणा की जनता की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, कि जिस प्रिंसिपल के गलत काम के कारण हमने उसे घर बिठा दिया है, जेल भेज दिया है, उसे सजा पाने के लिए अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया है, इस व्यक्ति ने आपके शासनकाल में इसी तरह के गलत काम कुकर्म किए थे, ऐसे ही आरोप लगे थे, डीडीआर कटी थी, आपने उस समय कार्यवाही क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल कार्रवाई नहीं की थी ज्योति जी, सदन के पटल पर जिम्मेदारी के साथ सत्ता पक्ष की ओर से, ट्रेजरी बेंचेस की ओर से यह बताया गया कि उस समय की शिक्षा मंत्री के घर पर पंचायत हो रही थी और पंचायत बेटियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं हो रही थी। पंचायत शायद बेटियों की अस्मत का समझौता करने के लिए हो रही थी। कुछ दलाल लोग सक्रिय हो गए थे जो हरियाणा की नन्ही बच्चियों के लिए नहीं लड़ रहे थे, उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे थे जिसे हमने अब आज सजा देने का काम किया है, अदालत में कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। तो आज जो हमें घेरने निकले थे वो स्वतः अपने कुकर्मों के कारण सदन में घिरे हुए नजर आए। एक ये सदन के बाहर आकर कहते हैं कि सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार हमें बोलने का समय नहीं देती, हमें तो मौका नहीं मिलता। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो हमसे कह रहे शीतकालीन सत्र की अवधि कम क्यों की, घटाई, माने और लंबा होना चाहिए था, 5 दिन का होना चाहिए था, 10 दिन का होना चाहिए था, न जाने अनंत काल तक चलना चाहिए था। अपने कार्यकाल में शीतकालीन सत्र कराना ही भूल गई थी। एक शीतकालीन सत्र हुआ, सदन शीतकाल के नाम पर 11 घंटे 3 मिनट चला, और शीतकालीन सत्र में ये कर क्या रहे थे ये इनसे पूछना बनता है। जाड़े के समय इनको इतनी ठंड लगती थी क्या कि ये सदन से बचते थे, या सर्दियों में पहाड़ पर बर्फ देखने चले जाते थे, या कहीं इटली या थाईलैंड चले जाते थे? ये हरियाणा की जनता आज इनसे जानना चाहती है। जब सत्ता में थे तो कुछ और आचरण था, आज प्रतिपक्ष में खड़े हैं तो कुछ और कह रहे हैं। कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर, इतने दोमुहे राजनीतिक चरित्र के लोग अपने आप जो बेनकाब हो जाएं, मुझे नहीं लगता इससे पहले कांग्रेस में भी कभी देखे गए हों। कांग्रेस अपने न्यूनतम निम्नतम पर है। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट करने वाली बात है काम रोको को, इनको उत्तर सदन में दिया, सभापति ने दिया, इनको वहां इनके करतूतों, इनके रिकॉर्ड, इनकी करनी के आधार पर घेरा गया। इन्हें बताया गया साहब आप ही ने परंपरा डाली थी, आप ही ने ये पद्धति, ये फॉर्मूला, ये रास्ता, और देसी में कहना हो तो ली गाली थी, ली गेरी थी, गोर बनाया था, राई बनाई थी। अब जिस राह पर आप चलकर प्रसन्न थे, नहीं था का इस्तेमाल
अगर भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार कर रही है तो आप हाय तौबा मचा रहे हैं। ये तो फिर एक मुहावरे पर बात आकर टिकती है, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। आज तो एक और गजब की बात हुई। ज्योति जी मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। कल कह रहे थे सदन की अवधि कम है, कल कह रहे थे हमें अवसर नहीं मिलेगा, और आज मुझे तो ये बताया गया, मैंने वो स्वयं तो नहीं देखा लेकिन ये बताया गया है मुझे कि कांग्रेस के विधायक बत्रा साहब, बीबी बत्रा साहब सदन के पटल पर खड़े होते हैं और कहते हैं साहब सदन की बैठक 6 घंटे के बजाय 5 घंटे क्यों नहीं चला लेते? क्यों भाई जाड्डा लग गए के? शीतकालीन सत्र का नाम शीतकालीन है, सदन में ठंड नहीं होती महाराज। ठीक है चौहान साहब, सदन के भीतर एयर कंडीशनर चलते हैं, वहां तापमान सामान्य रहता है, वहां से निकलकर गाड़ी में बैठकर ही आपको अपने मुद्दों की गड़बड़ाहट रहती है, बल्कि हॉस्टल तक जाना है। रहता है। निवान जी काफी देर से और कुछ मुद्दों की गरमाइट अलग से रहती है, तो आप भाग क्यों रहे हैं? भागने वाले लोग हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुझे बस एक रजत जी को एक उत्तर देना, सर समय अभी कम है, मैं रजत जी को उत्तर और दे, समय अगर बचता है तो मैं आखिरी कमेंट के लिए आती हूँ। मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत ध्यान से चौहान साहब की बातें सुन रहा था और मैंने एक एक बात पे बहुत ध्यान से सुना, और मैं इंतजार कर रहा था कि चाहे ये पॉलिटिकल जितना मर्जी वो कर लें, जो मर्जी कहे, लेकिन एंड में ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर जरूर बोलेंगे कि सरकार ने क्या किया, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि सरकार ने वुमेन सेफ्टी पे क्या किया। आप ये देखिए मैडम, क्या जींद में जो हुआ, कैथल में जो हुआ, या आज की न्यूज है कि जो फरीदाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ जो है वो बलात्कार हुआ है। आप देखिए ये इश्यूज के ऊपर राजनीति दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए और सरकार को आज कड़ा संदेश देना चाहिए था आके, क्योंकि लगातार ये होते जा रहे हैं। 5 से 6 रेप हर रोज हो रहे हैं हरियाणा में, ये एनसीआरबी का डेटा है। आज क्राइम में हरियाणा नंबर 2 पर है। आज क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 2, पूरे देश में नंबर 2 पे, 2.5 टाइम्स मोर देन उत्तर प्रदेश, जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो क्या इस पे सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए थी? क्या हमें इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए था? क्या सदन का समय इसको नहीं देना चाहिए था कि आगे, ताकि महिलाओं को ये लगे कि हमारे बारे में बात हो रही है? लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन ही इस सरकार का फोकस है। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, इन्होंने शिक्षा अभी बोला कि हमने एफिडेविट जो दिया था कोर्ट के अंदर फटकार ज्योति जी, जिस दल का प्रतिनिधित्व तक नहीं है सदन में, वो अनावश्यक अरगल बातें करने के लिए इतना समय पाए, मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेटिक बात है। जनता ही है। आप अति कर रहे हैं, आप अति कर रहे हैं। आप कहीं नहीं है पूरे प्रदेश में, आप प्रदेश के भविष्य में भी कहीं नहीं है। आप डिस्प्रोपोर्शनेट समय पा रहे हैं, आप डिस्प्रोपोर्शनेट समय पा रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। आप कितना समय देंगे लेकिन आप इनको, क्या आप इनको अनडेमोक्रेटिकली इतना समय देंगे कि वही बातें एलिगेशन ना लगाएं? ये इन्होंने बल्कि मैं आपको दे रही हूँ, 5 बार मैंने आपसे सवाल पूछा गया। टेक्निकल कारणों से अगर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही तो इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? पूछा, टेक्निकल दिक्कत थी, आपकी क्या मदद करूं? क्या एहसान किया आपने? 5 नहीं, आपने नहीं, आपको ऐसा नहीं है ना कि आपको समय नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं है ना, एहसान आपने भी नहीं किया चौहान साहब, आप भी कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल कारणों में नहीं मिली आपकी आवाज, 5 बार सवाल पूछा आपसे, हर बार डिबेट 15 से 20 सेकंड रुकी, आप फिर दूसरे प्रवक्ताओं के बोलने के टाइम बीच में बोल रहे हैं, गलत तरीका है सर ये। निवान जी के अलावा सभी को म्यूट करें, आप जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैं सिर्फ 30 सेकंड में, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, मैं इनके बहुत समझदार भी हैं, क्यों इन्होंने ऐसा बोला मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर इस बात को दोबारा पुनः विचार कीजिए सर। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, इन्होंने एफिडेविट दिया कि हम शिक्षा, हमने जो एफिडेविट कोर्ट में दिया था वो पुराना है, उसके बाद अब हम नया एफिडेविट देने वाले हैं और हमने सब सही कर दिया है। आप देखिए, क्या 1 से 1.5-2 महीने में 8000 नए क्लासरूम्स बनना पॉसिबल है? क्या 1500 से ज्यादा शौचालय बनना पॉसिबल है? अगर सरकार ने 2 महीने 3 महीने में इतना काम कर दिया तो 9 साल क्यों लग गए इन्हें इतना काम करने में? ये जनता आखिरी कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। केवल इवेंट मैनेजमेंट, केवल और केवल मुद्दों से भटकाना और ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि इनका तो प्रतिनिधि है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है कि इनका विधायक नहीं है। तो शुरुआत में मैंने कहा, मैंने पूछा आप कैसे देख रहे हैं इस सेशन को? रोजाना हमारी डिबेट में होती है आम आदमी पार्टी। चौहान साहब, सुरेश रोड जी से आखिरी कमेंट जी बातें करते हैं। देखिए, जो बीजेपी की तरफ से एक बात कही गई है
कि इन्होंने जो पहले के विशेषाधिकार के बारे में कहा कि ये कुकृत्य थे, तो ये आज बीजेपी जो कर रही है इसका मतलब ये उसको बता रहे हैं। और कहते हैं ना कि सच्चाई छिपती नहीं, सूर्य और सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, तो चौहान साहब के मुंह से खुद आ गई। इन्होंने कहा कि दलाल टाइप के लोग, उस समय गीता बुक्कल जी के संदर्भ में पंचायत हुई तो उसमें दलाल टाइप के लोग आगे, और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने दलाल टाइप के लोगों को कभी सह नहीं दिए, और रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। और अगर पर्चे कैंसिल करने की बात है 2014 के बाद का सारे थानों का रिकॉर्ड कटा ले चौहान साहब, ज्योति जी आप इनको हमारी तरफ से आमंत्रित कर सकते हैं किसी डिबेट में। जितने पर्चे कैंसिल दलालों के दबाव में आकर मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने रद्द किए हैं, किसी ने नहीं करे। और पर्चे किस पे थे? बीजेपी के लोगों पे थे, भ्रष्टाचार के भी थे और भी तरीके के थे जघन्य अपराधों के, जिनको हम मुंह से बोल भी नहीं सकते। ये पर्चा कैंसिल सरकार है, ये दलालों का सह देने वाली सरकार है। आप चलिए तो डिरेल करने वाली बात है डिबेट को। चौहान साहब आखिरी कमेंट, आगे जो सत्र बचता है, ठीक है, गीता बुक्कल पर भी आरोप लगा, जनता के मुद्दों के लिहाज से क्या उम्मीद की जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका, ठीक है, आपको अभी मैं रोक रही हूँ, आप रुकिए, ठीक है, आपकी बात आ गई है, म्यूट करें सभी को। चौहान साहब बोले। वीरेंद्र जी आप हैं क्या फोन लाइन पर? नहीं है, नहीं है, नहीं चले गए होंगे, उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। सुभाष जी आखिरी कमेंट आपका। जी मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सीरियस मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी 2 दिन और हैं, हम प्रोडक्टिव राजनीति करते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ विपक्ष में है तो आपको खराब बोलेंगे। हम चाहते हैं कि 2 दिन अभी है, आप सीरियस मुद्दे उठाइए, जनता वेट कर रही है। स्पेशली महिलाओं का जो मुद्दा है, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको डीरेल नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल एलिगेशंस में। आप ये मुद्दा उठाइए। और मैं सुभाष जी से आखिरी कमेंट के लिए कहते हैं। सुभाष जी। ज्योति जी, जहां तक उचाना वाली घटना का सवाल है, बिल्कुल ठीक, मैं इनेलो प्रवक्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभय चौटाला ने इंडोर्स किया, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर सरकार से मांग की, सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। साथ साथ उन्होंने ये मांग की कि अगर इस प्रकार की घटना 2005-2011 में न्यूज प्रिंसिपल के द्वारा की गई थी, अंजाम दी गई थी, तो सरकार ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया और इसकी जांच क्यों नहीं की गई? ये बिल्कुल उनका दुरुस्त मांग है। मैं अभय चौटाला ने जो सवाल खड़ा किया और इस चीज को इंडोर्स किया विधानसभा में, मैं सहमत हूं उनकी इस बात से, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आम आदमी प्रवक्ता जो निवान जी ने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं, मैं कह रहा हूं कि 0 आवर इतना इंपॉर्टेंट आवर है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के 812 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से या फिर प्रदेश के मुद्दों को विभिन्न तरीके से उठाने की कोशिश की, जिसमें से बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने प्रदेश की एक स्थिति जो है 0 आवर में आईने की तरह साफ होती है और सरकार को उन सारे विषयों को संजीदगी के साथ लेने की आवश्यकता है और उसमें उसको चिन्हित करने की जरूरत है कि जो विधायक अपनी बातें उठा रहे हैं उन मुद्दों को एड्रेस करने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरत है। चौहान साहब आप हैं क्या फोन लाइन पर? जी बिल्कुल। आखिरी कमेंट आपका, आने वाले जो 2 दिन है उनसे क्या उम्मीद की जाए? जनता के मुद्दों की कितनी बात होगी? हम ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष भी अगले शेष जो 2 दिन का सत्र का समय बचा है उसका सदुपयोग करे और ठोस बात करे, तथ्यों पर बात करे, कोरी सियासत न करे। मुझे 2 वाक्य आम आदमी पार्टी के लिए कहने हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हरियाणा के एक भी गांव में इनको न स्कूल मिला, हरियाणा में न इनको कोई अस्पताल दिखा, हरियाणा में कुछ भी नहीं है। तो क्या इस तरह के कोरे झूठ बोलने वाले लोगों पर हरियाणा के लोग भरोसा करेंगे? सर आप बता दीजिए। निवान जी देखिए, बीच में कोई किसी के बारे में कोई नहीं बोलेगा। यही तो समस्या है। हरियाणा में 1,10,000 पक्की सरकारी नौकरियां, जो कि कांग्रेस और इनेलो के शासनकाल से कहीं ज्यादा है अनुपातिक दृष्टि से, वो मिली हैं। निवान शर्मा को दिखाई नहीं देती। हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में मैडम अगर ये नाम ले रहे हैं तो फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा। अरे चुप तो रहोगे कि नहीं? बोलते रहोगे। मैं आखिरी कमेंट, एक और कमेंट के लिए आपको टाइम, हालांकि है नहीं समय, है नहीं सर अभी। इनको हरियाणा में बने न स्कूल दिखाई देते हैं, न नए विश्वविद्यालय दिखाई देते हैं, न नए मेडिकल कॉलेज दिखाई देते हैं। ऐसे
राजनीतिक रूप से अंधता के शिकार लोगों को हरियाणा में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। ये हरियाणा जनता को भी नहीं दिखाई दे रहे सर, अरे आपको दिखाई दे रहे अंधे हो गए हो, राजनीतिक जनता को भी दिखाई शिकार दे रहे, हो, आपको दिखाई नहीं दे रहे सर, आप बीमार हो गए हो। मैं दूसरा मैं इंडियन नेशनल लोकदल को एक बात कहना चाहता हूँ, जो पार्टी प्रदेश में धक्काशाही, गुंडागर्दी, जातिवाद के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने मेरिट की खुलेआम अलमारियां तोड़कर, रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ ना, आपने जातिगत रुक जाओ, रुको, आपने आज भी आपकी पहचान जातिवादी है, आज भी आपकी पहचान जातिवादी है, आज भी आपकी पहचान गुंडागर्दी की है, आज भी आपकी पहचान धक्काशाही की है। चलिए आगे समय नहीं चर्चा के लिए निवान जी, चूंकि समय नहीं आपको समय दिया जाता अगर होता तो, चूंकि आज के सत्र को लेकर हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर आप लोगों ने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आने वाले 2 दिन में क्या कुछ रहता है, सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। सत्र को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, नहीं अब तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं, आपसे इतने आदमी कर गए। या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे।